Hello everyone. Hello everyone. Today we will discuss about the nationalism in India और नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर हम नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा आप सब लोगों को पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए गांधी जी ने क्यों डिमांड करी। तो जलियांवाला बाग जो मैस्क्रे हुआ था जिसमें मोर देन थाउजेंड्स पीपल जो थे इनोसेंट पीपल उनको ज़बरदस्ती बिना किसी इंटीमेशन के मार दिया गया था जनरल ओ डायर के थ्रू। तो अब ऐसे उसी के अकॉर्डिंग उसी के लिए उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट की ज़रूरत है जिससे कि ब्रिटिशर्स को ये पता चले कि हमारे अंदर ह्यूमन पावर कितनी है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ हम हमारे स्वराज के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को साथ होना ज़रूरी है। बेटा ये बात आपको सबको पता होगी कि 1906 के अंदर मुस्लिम्स जो थे वो कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम्स का अलग ऑर्गेनाइजेशन था मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग अलग बन गई थी और 1909 के अंदर इन्होंने अलग से अपना एक गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया जिसे पार्लियामेंटू एक्ट बोलते हैं। उस एक्ट के अंदर इनको अलग से रिजर्वेशन मिल गया था मुस्लिम्स को और इस एक्ट में 1909 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने कहा कि मुस्लिम्स को एक करना ज़रूरी है। बिना मुस्लिम्स के हेल्प के हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक कंट्री साइड या कंट्री में एक इतने बड़े लेवल पर रन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को ऐसा कौन सा इशू लें कि जिससे मुस्लिम्स कांग्रेस के पैरेलल एक मूवमेंट रन करें। तो उन्होंने जो शौकत अली थे जो इंडियन हिस्ट्री में अली ब्रदर्स के नेम से जानते हैं, अली ब्रदर्स के नेम से मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दोनों अली ब्रदर्स ने गांधी जी ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप लोग मुस्लिम्स को एक करेंगे। तो गांधी जी ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप लोग एक करेंगे। तो इन लोगों ने कौन सा टॉपिक लिया, इन्होंने लिया कि जो टर्की था उसके अंदर ऑटोमन एम्पायर था। अब ऑटोमन एम्पायर के अंदर क्या होता है कि एक पोस्ट होती है खलीफा की एंड दिस इज़ द हॉली पोस्ट ऑफ मुस्लिम्स। ये बहुत ही हॉली पोस्ट होती है मुस्लिम्स की। इस पोस्ट को ब्रिटिशर्स जब टर्की के ऊपर अटैक करते हैं ब्रिटेन, तो इस पोस्ट को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो इनके जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट में चले गए इंडियन मुस्लिम्स। तो इसी इशू को लेकर उन्होंने कहा कि एक मूवमेंट की ज़रूरत है जिससे कि टर्की के अंदर वापस से खलीफा पोस्ट आए। तो इस बात के लिए जो मुस्लिम लीग थी उसने हाँ कर ली और इसके साथ साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ इसको रन किया गया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या किया, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो सैंक्शन किया कांग्रेस ने वो दिसंबर 1920 सेशन नागपुर, कांग्रेस सेशन नागपुर में किया। अब कांग्रेस सेशन नागपुर में इसको ये माना कि अब हम इसको ये पास हुआ कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट रन होंगे। तो जनवरी 1921 में दोनों मूवमेंट स्टार्ट हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खलीफा मूवमेंट। इस मूवमेंट के अंदर बॉयकॉट किया गया। बॉयकॉट क्या क्या किया गया, तो ब्रिटिशर्स स्कूल, जितनी भी ब्रिटिश स्कूल्स थी उनको बॉयकॉट किया गया। स्कूल, कॉलेज, जॉब्स,
जितनी भी सर्विसेज थी, जो ब्रिटिशर सर्विसेज थी, उनको, आर्मी को, कोर्ट्स को, इन सबको सब लोगों ने बायकॉट किया और साथ में टाइटल्स को रिमूव किया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अच्छे काम करने के लिए यहाँ के लोगों को, जो इंडियन पीपल्स को टाइटल्स देती थी, उनको टाइटल्स को उन्होंने वापस लौटा दिया। तो इसी तरीके से गांधी जी ने अपने सर का टाइटल और गांधी जी के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया। उसके बाद में लिक्विड शॉप्स होती हैं, लिक्विड शॉप्स, उनको पैक्ड किया गया, यानी उनको बंद करवाया गया। साथ में जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको बॉनिफायर किया, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया, बॉयकॉट एंड बॉनिफायर किया गया। इन सब से बॉनिफायर किया गया, इन सब से दिस इज़ द वे ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके साथ अब फॉरेन क्लॉथ नहीं पहनेंगे तो लोग क्या पहनेंगे? उन्होंने कहा कि हमारा खुद का बना हुआ खादी को उन्होंने प्रमोट किया, खादी को उन्होंने प्रमोट किया कि सब लोग अपने हाथ का बना हुआ कपड़ा पहनेंगे, खादी, और यहाँ से जिससे हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप मिलेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इन सब से ब्रिटिश गवर्नमेंट को करीबन 52 लाख करोड़ रुपीस का लॉस हुआ। उनको जो फॉरेन ट्रेड के अंदर 52 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ। अब क्या होता है कि ये बहुत ज़ोर शोर से चल रहा होता है, ये जो मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खलीफत मूवमेंट, ये दोनों बहुत ज़ोर से चल रहा होता है। बट 1922 के अंदर क्या होता है? चोरी चोरा इंसिडेंट। अब 1922 के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। ये क्या इंसिडेंट था? इस इंसिडेंट में जो यूपी में ये जो चोरा चोरी है, ये यूपी में है। यहाँ के जो विलेजर्स पीपल थे, उन्होंने एक पुलिस चौकी के अंदर आग लगा दी और उसके अंदर 22 इनोसेंट पुलिस जो मैन थे वो बर्न हो गए और किल हो गए। इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और इस इंसिडेंट के बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉल कर लिया जाता है, वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अहिंसा यानी नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ से मेरी लड़ाई जीतना चाहता हूँ। तो दिस इज़ द टोटली वायलेंट एक्टिविटी, इसीलिए मैं मेरा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसे विड्रॉल करता हूँ। और उन्होंने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉल कर लिया। इससे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल करने से जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे वो बहुत नाराज़ हुए। उनमें से थे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये दोनों बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, स्वराज पार्टी, विद इन कांग्रेस। ये किस में बनी? विद इन कांग्रेस 1923 के अंदर। 1923 के अंदर इन्होंने अपने एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, स्वराज पार्टी। अब इसके बाद में 1923 के बाद में 1919 के लेजिस्लेटिव, जो 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया, 1909 के बाद में एक और एक्ट दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया में रिफॉर्म चाहती थी और उन रिफॉर्म के लिए वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट पास करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था? इसके अंदर जो प्रोविजेंसेस होती थी, देखो इंडिया जो थी वो उस टाइम पर 11 प्रोविजेंसेस और प्रिंसली स्टेट थी। मतलब इंडिया में जो स्टेट थे आज, ऐसे स्टेट्स नहीं थे। पहले
बड़े बड़ी प्रोविजेंसीज थी, तो इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी प्रोविजेंसीज 11 थी और कुछ छोटे किंगडम थे जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं, जो करीबन 500 से अबाव थे। तो जो यहाँ पर प्रोविजेंसीज थी, जो प्रोविजेंशियल लेजिस्लेटिव के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट होने थे, इसके थ्रू 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि सबसे पहले जो इंडियंस हैं उनको लेजिस्लेटिव प्रोविजनल लेजिस्लेटिव है उसके अंदर इलेक्शंस करवाते हैं, और उनके अंदर वो कितने सक्सेसफुल रहते हैं और कितने स्मूथली वर्क करते हैं उससे ये पता चल जाएगा कि इंडिया के जो पीपल है वो अपनी गवर्नमेंट संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते। और इसका हम जो रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स बाद में, इसकी जो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी कि ये जो इलेक्शंस कंडक्ट करा रहे हैं प्रोविजेंसीज में ये कितने सक्सेसफुल रहते हैं, इसकी रिपोर्ट आफ्टर 10 ईयर प्रिपेयर होनी थी। अब आफ्टर 10 ईयर इसकी रिपोर्ट प्रिपेयर होनी थी, तो रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर 5 पीपल का कमीशन भेजा गया, मतलब 5 लोगों का कमीशन भेजा गया। कमीशन मतलब ग्रुप भेजा गया, और उस ग्रुप के हेड जो थे वो थे सर जॉन साइमन, जिसे हम इंडियन हिस्ट्री में साइमन कमीशन के नेम से जानते हैं। तो हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आफ्टर 10 ईयर 1928 में आया। इसमें कितने लोग थे? 5 मेंबर्स थे, और सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे इसमें। प्लस इसके जो हेड इसका था सर जॉन साइमन। इसका हेड सर जॉन साइमन था। अब यहाँ पर इसको इंडियन पीपल ने, कांग्रेस लीडर्स ने, जितने भी कांग्रेस सपोर्टर थे उन्होंने, प्लस मुस्लिम लीग ने एंड प्लस अदर पार्टीज़ ने, जो और अदर छोटी पार्टी थी, रिवॉल्यूशनरीज पार्टी थी और छोटी पार्टीज़ थी, उन सब लोगों ने इसको बॉयकॉट किया। क्यों किया इसे बॉयकॉट? क्योंकि इसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था। तो जब रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो ब्रिटिशर्स के फेवर में ही रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, वो तो हमारी सुनेंगे ही नहीं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इसीलिए स्लोगन दिया गया, इसके लिए स्लोगन दिया गया, और स्लोगन दिया गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। और जो ब्लैक फ्लैग थे वो होस्ट किए गए, और साथ में ब्लैक पट्टियाँ बांधी लोगों ने, जिससे कि इसका अपोज किया जाए। अब जब अपोज हुआ तो जो पुलिस थी उसने लाठी चार्ज किया, और जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया उसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। लाला लाजपत राय की क्या हो गई? डेथ। पुलिस की लाठी चार्ज से इस साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। इस डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने, इनकी जो डेथ करने वाले थे वो थे, जो पुलिसमैन थे वो थे संडर। वो कौन थे? संडर। उन्होंने, अब जो भगत सिंह थे उन्होंने इसका मर्डर कर दिया। संडर का जो मर्डर किया था वो किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने लाला लाजपत राय को ख़त्म किया था, तो इन्होंने कहा कि मैं इसका बदला लेकर छोड़ूंगा, तो इन्होंने इसका मर्डर कर दिया। जब इसका मर्डर कर दिया तो लाला भगत सिंह को इसके लिए सेंटेंस टू हैंग दिया गया, यानी फांसी की सज़ा दी गई। इसके लिए ही उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। अब इस चीज़ से और भी ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ और भी ज़्यादा लोग अपोज हो गए। तो इस टाइम पर कांग्रेस सेशन होता है 1928 में, 29 में, सॉरी, नेक्स्ट ईयर कांग्रेस सेशन हुआ 1929 में, और उस कांग्रेस सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी। यानी 1929 में लाहौर सेशन होता है,
लाहौर सेशन कांग्रेस का, और इसके अंदर पहली बार फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी। फुल इंडिपेंडेंस की मांग की कंप्लीट किया गया। मतलब पहली बार जो डिमांड रखी गई फुल इंडिपेंडेंस की, वो रखी गई 1929 में। 1929 में फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड के बाद में डिमांड रखी गई, और इन्होंने यहाँ पर ही लिया कि हर साल हम एक इंडिपेंडेंट डे बनाएंगे। तो जो इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे बना वो 26 जनवरी 1930 को रावी रिवर के बैंक ऑफ रावी रिवर के किनारे फ्लैग होस्ट हुआ और फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया गया। डे सेलिब्रेशन। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो गया। फर्स्ट डे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होने के बाद में अब फिर वापस से गांधी जी ने कहा कि एक और नेशनल वाइड मूवमेंट की हमें ज़रूरत है। तो उस नेशनल वाइड मूवमेंट को करने के लिए उन्होंने गांधी के साथ, इरविन के साथ एक 11 उस टाइम जो वॉइस रॉय थे 1930 के अंदर, वो वॉइस रॉय थे लॉर्ड इरविन। जो इंडिया के वॉइस रॉय हुआ करते थे वो होते लॉर्ड इरविन। बट बिफोर इट, और यहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है 1930 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पर इसे स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ और बता देती हूँ मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कुछ एक कंट्री साइड मूवमेंट भी हैं आपकी बुक के अंदर, जो छोटे मूवमेंट थे, एंड दैट इज़ कंसिडर एज अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बट हम उन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर ही रखते हैं। उसके अंदर था अवध का पीसेंट मूवमेंट। इसके अंदर कौन हेड होता है? देखो, अवध के अंदर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो फ्री सर्विसेज मांगते थे। ये क्या मांगते थे? फ्री सर्विसेज, जिन्हें बेगार कहते थे। अब जो ये बेगार होती थी फ्री सर्विसेज से, तो लोगों को जो जितने भी, जैसे फ्री सर्विसेज का मतलब वॉशरमैन अपनी कपड़े धोकर आएगा वहाँ, है ना, बार्बर अपनी फ्री सर्विसेज देगा, पीसेंट्स अपनी फ्री सर्विसेज देंगे, अपने खेत को छोड़कर वहाँ पर काम करके आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ फ्री सर्विसेज लैंडलॉर्ड मांगता था। तो अब वहाँ के जो पीसेंट्स थे वो टोटली इसके लिए अगेंस्ट में थे कि इन लैंडलॉर्ड्स को अब कोई सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि हम इनको फ्री सर्विसेज नहीं देंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब है। ये लोग हाई रेंट मांगते, हाई टैक्स मांगते, जिसे हम कहाँ से दें। तो इन्होंने, इनका जो हेड था, लीडर था, वो था रामचंद्रा, बाबा रामचंद्रा। और इन्होंने इनके अगेंस्ट में क्या कर दिया? मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि बिल्कुल बैन कर दिया फ्री सर्विसेज को। क्या कर दिया? बैन कर दिया, बैन ऑफ फ्री सर्विसेज। इस बात का पता किसको पता चला? इस बात का जवाहरलाल नेहरू को। और जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को यहाँ आए और ऑब्ज़र्व किया, और यहाँ पर आकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, औध किसान सभा। औध किसान सभा। ये जो औध किसान सभा थी, औध किसान सभा थी, इसका हेड था बाबा रामचंद्रा प्लस जवाहरलाल प्लस
जवाहरलाल नेहरू। प्लस लाल नेहरू। और एट लास्ट ये जो मूवमेंट है ये यहाँ पर ये मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर फ्री सर्विसेज जो होती हैं जो बैन कर दी जाती हैं और ब्रिटिश जो ये लैंडलॉर्ड है ये आखिर में इस बात को मान जाते हैं कि फ्री सर्विसेज नहीं दी जाएंगी इन लोगों को। और जो तालुकादार और जो गांधी जी हैं उन्होंने इनके टैक्स में भी जो रिलैक्सेशन दिला देते हैं कि उन्होंने कहा कि टैक्स भी नहीं देंगे। तो इस तरीके से एक दूसरा मूवमेंट होता है गुडैम हिल्स अरुणाचल प्रदेश पर। गुरिल्ला मूवमेंट। इसके अंदर क्या होता है, ये गुडैम हिल्स पर होता है। हिल्स आंध्र प्रदेश। ये ट्राइबल मूवमेंट है। दिस इज द ट्राइबल मूवमेंट एंड दीज टू आर पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये सब किसके पार्ट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। इसके अंदर जो ट्राइबल होते हैं वो टोटली इस फॉरेस्ट, जो ये गुडैम हिल्स पर फॉरेस्ट होता है, तो जो इनकी इकोनॉमी होती है ट्राइबल्स की, वो इकोनॉमी जो होती है इनकी ट्राइबल्स की वो किस पर डिपेंड होती है, फॉरेस्ट बेस। मतलब जो फॉरेस्ट से वो सामान लेकर आते थे उसी पर इनकी इकोनॉमी चलती है। बट उस फॉरेस्ट को रिज़र्व फॉरेस्ट कर देते हैं। मतलब रिज़र्व फॉरेस्ट का मतलब कि इस फॉरेस्ट को किसके अंडर में डाल देते हैं, इस फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स रिज़र्व फॉरेस्ट की, इसके अंदर से कोई भी एंट्री नहीं करेगा। तो इसको क्या बना दिया उन्होंने, रिज़र्व फॉरेस्ट, और ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। अब इनका जो पुराना काम था, गुडैम जो गुरिल्लाज पीपल थे उनके पुराना काम था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और साथ में इनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या बनाने को दे दिया, रोड बनाएंगे, रोड बिल्ड करेंगे। अब यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो बिल्कुल अगेंस्ट में हो गई। तो यहाँ पर एक वो थे जो इनके हेड बने, वो बने बाबू सीताराम। जो बाबू सीताराम होते हैं, अलोरी जो सीताराम होते हैं, अलोरी सीताराम, उन्होंने रिवॉल्ट कर देते हैं और रिवॉल्ट करने पर इनके वहाँ पर शूट कर देते हैं और इनको एट लास्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अरेस्ट कर लेती है। तो गांधी जी ने कहा दिस इज़ द डिफरेंट वे ऑफ द स्वराज। उन्होंने कहा कि ये भी दिस इज़ द काइंड ऑफ स्वराज, ये भी एक क्या है, काइंड ऑफ स्वराज है। ये भी क्या है, एक तरह का स्वराज है। एक थर्ड जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्वराज का मतलब दिया है वो दे रखा है टी प्लांटेशन से रिलेटेड। तो टी प्लांटेशन मूवमेंट क्या हुआ था, टी प्लांटेशन के अंदर स्वराज इन प्लांटेशन। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर एक इन माइग्रेशन एक्ट होता है। मतलब इसके अंदर एक इनलैंड इन माइग्रेशन प्लांट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांटेशन में जो टी प्लांटेशंस होते हैं, टी गार्डन्स होते हैं, जो टी गार्डन्स होते हैं उनके अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स बिना विदाउट परमिशन कुड नॉट लीव द गार्डन। जो प्रेमाइसेस होता है टी गार्डन का उसको वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो जब वो छोड़ नहीं सकते हैं तो अगर ये जो लॉ बनाया गया था वो इसके अकॉर्डिंग बनाया गया था
अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके साथ बहुत ही गंदा ट्रीट होता था। तो जैसे उन्हें पता चला कि गांधी जी ने स्वराज स्टार्ट कर रखा है, तो यहाँ के कुछ वर्कर्स जो प्रेमाइसेस था टी गार्डन का उसको छोड़कर अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। जैसे ही ये पता चलता है कि वो भाग गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको वापस से पकड़ के ले आती है और इनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करती है। तो दीज 3 आर द कंट्री साइड मूवमेंट एंड द पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आई होप कि ये समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कराऊंगी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।